हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का एमजेटी एजुकेशन में। साथियों, आज है 3 अप्रैल और आज की वीडियो में हम लोग बात करेंगे 3 अप्रैल 2025 के मोस्ट इंपोर्टेंट डेली करंट अफेयर के क्वेश्चंस के बारे में। चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। अगर आप नए आए हो, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। सबसे पहले वन लाइनर की बात करेंगे। कल हम लोगों ने जो भी चीजें पढ़ी थी उसका वन लाइनर में रिवीजन करेंगे। तो कल हम लोगों ने पढ़ा था विश्व ऑटिज्म अवेयरनेस डे 2 अप्रैल को मनाया जाता है। 2008 से ये शुरू हुआ था मनाना। भारत और अमेरिका के बीच में टाइगर ट्रायम्फ अभ्यास आयोजित किया गया। चौथा इस बार का संस्करण था। इसके अलावा प्रसिद्ध सौदागरी ब्लॉक प्रिंटिंग, जो गुजरात की अहमदाबाद की एक विशेष टाइप की प्रिंटिंग होती है कपड़ों पर, उसको जीआई टैग मिला हुआ है। ठीक है ना। और जीआई टैग आप जानते हो 1999 में एक्ट आया था, उसके तहत दिया जाता है। राष्ट्रमंडल राष्ट्रों के 7वें महासचिव के रूप में नियुक्त किया गया है घाना की एक लेडी को। ठीक है ना। तो ये नाम है इनका सरली बेचवे, इनका नाम याद रखिएगा। ये पहली अफ्रीकी महिला हैं। और वर्ष भर चलने वाला हना तलांग वोपुई स्वच्छता अभियान मिजोरम में शुरू किया गया। उगादी पुरस्कार से सम्मानित किया गया मायना स्वामी को आंध्र प्रदेश सरकार के द्वारा। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने 582 न्यायिक अधिकारियों का तबादला कर दिया। इसके अलावा 1 अप्रैल 2025 को चिली के राष्ट्रपति गैब्रियल बोरिक फॉन्ट ये भारत पर 5 दिवसीय यात्रा पर आए हुए हैं। मियामी ओपन जीत लिया है आर्याना सेबलंका ने। और वंदना कटारिया ने हॉकी से संन्यास की घोषणा कर दी है। इसके अलावा 12वें पुरुष हॉकी एशिया कप की मेजबानी राजगीर बिहार करेगा। ठीक है ना। ये टॉप 11 करंट अफेयर के क्वेश्चंस थे। टॉप 11 करंट अफेयर के क्वेश्चंस थे जिनका आपने रिवीजन किया है कल की वीडियो से। डिटेल इसका कल की वीडियो में बताया गया था। आज हम लोग अगले क्वेश्चंस की बात करेंगे। ठीक है। इसकी क्विज पीडीएफ आप जानते हो एमजेटी ऐप पर आपको मिल जाएगी। पहला क्वेश्चन, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, 34वां सरस्वती सम्मान 2024 से किसे सम्मानित किया गया। तो सरस्वती सम्मान का अनाउंसमेंट हो गया है। इस बार ये दिया जाएगा साधु भद्रेश दास जी को। साधु भद्रेश दास जी ये बीएपीएस संस्था, आपने सुना होगा ना, बीएपीएस बीएपीएस संस्था से संबंधित है। उसके ये साधु हैं। बीएपीएस हिंदू मंदिर इसी के द्वारा खोला गया था, याद होगा, यूएई में। पिछली साल अभी पीएम मोदी गए थे, उद्घाटन भी किए थे। तो बीएपीएस हिंदू मंदिर जो कि यूएई का सबसे बड़ा मंदिर था। यूएई का क्या, मिडिल ईस्ट का ही सबसे बड़ा मंदिर था। तो बीएपीएस उसी संस्था, जिस संस्था के द्वारा वो मंदिर बनाया गया, उसी संस्था के ये साधु हैं, साधु भद्रेश दास। इनको 2024 के लिए सरस्वती सम्मान दिया गया है, वो भी 34वां संस्करण। ठीक है जी। अभी सरस्वती सम्मान पर हम लोग डिटेल में चर्चा करेंगे। पहले ये 3 ऑप्शन पर बात कर लेते हैं। विनोद कुमार शुक्ला को अभी ज्ञानपीठ अवार्ड दिया गया है, याद होगा आपको। ठीक है ना। ज्ञानपीठ को इस प्रकार से लिखते हैं, ज्ञानपीठ लिखते हैं। ठीक है। तो ये 2025 में इनको दिया गया है, विनोद कुमार शुक्ला जी को ज्ञानपीठ अवार्ड। प्रभा वर्मा को इनको पिछली साल दिया गया था सरस्वती सम्मान। ठीक है ना। सरस्वती दिया गया था पिछली बार, यानी कि 2023 के लिए दिया गया था। इस बार 2024 के लिए दिया गया है। सूर्यबाला जी को इनको व्यास सम्मान मिला था, व्यास सम्मान। ठीक है। लेकिन ये भी पिछली साल के लिए था, पिछली साल इनको दिया गया था 2024 में। चलिए अब आते हैं इन पर। ठीक है। तो साधु भद्रेश दास जी जो हैं ये बीएपीएस संस्था से जुड़े हैं। इनकी संस्कृत में एक पुस्तक आई हुई थी, स्वामी नारायण सिद्धांत सुधा। कब ये पुस्तक आई थी? 2022 में आई थी। और इस पुस्तक के लिए दिया गया है। देखो, मैंने आपको ज्ञानपीठ वाले अवार्ड वाले भी वीडियो में बताया था कि ज्ञानपीठ अवार्ड साहित्य के क्षेत्र का भारत का सबसे बड़ा अवार्ड है, लेकिन वो लाइफ टाइम के लिए दिया जाता है। सरस्वती सम्मान भी साहित्य के क्षेत्र में ही दिया जाता है, ये भी प्रतिष्ठित सम्मान है, लेकिन ये किसी एक पुस्तक के लिए दिया जाता है। व्यास सम्मान भी किसी एक पुस्तक या किसी एक रचना के लिए दिया जाता है। ठीक है। तो और वो रचना कैसी होनी चाहिए? भारतीय भाषाओं वाली होनी चाहिए। तो यहाँ पर देखो, भारतीय भाषा है संस्कृत। संस्कृत में इन्होंने एक पुस्तक लिखी थी 2022 में, स्वामी नारायण सिद्धांत सुधा। इस पुस्तक के लिए इनको 34वां सरस्वती सम्मान दिया गया है। ये बात याद रखना, पुस्तक का नाम भी पूछा जा सकता है। किसके द्वारा दिया जाता है? तो ये सब पुरस्कार के बिरला फाउंडेशन देता है। ज्ञानपीठ को हटाओ, ज्ञानपीठ नहीं, भारत सरकार देगा। के बिरला फाउंडेशन आपको सरस्वती सम्मान देता है, व्यास सम्मान भी यही देता है, और बिहारी पुरस्कार भी यही देता है। इसके अलावा के बिरला पुरस्कार भी यही देते हैं। ठीक है। तो चारों सम्मान देते हैं। अच्छा, बिहारी सम्मान, व्यास सम्मान और सरस्वती सम्मान, ये तीनों की शुरुआत 1991 से हुई थी, ये भी ध्यान रखना। अच्छा, और इसमें सरस्वती सम्मान में 15 लाख रुपए की पुरस्कार राशि दी जाती है। ये क्वेश्चन तो कई बार बन भी चुका है। ओके, स्टैटिक बाकी सब कुछ मैंने बता दिया है। सरस्वती सम्मान पिछले 10 वर्षों में कोई अगर प्रकाशित पुस्तक रहती है उसी के लिए दिया जाता है। आगे
हाल ही में किस अंतरिक्ष एजेंसी ने पृथ्वी के ध्रुवों से होकर जाने वाला पहला मानव मिशन फ्रेम 2 सफलतापूर्वक लॉन्च किया है? इसे लॉन्च किया है स्पेस एक्स ने। एलन मस्क की कंपनी स्पेस एक्स अमेरिका की प्राइवेट स्पेस एजेंसी है। इसने फ्रेम 2 मिशन लॉन्च किया है, जो कैसे जाएगी? पृथ्वी के ध्रुवों से होकर जाएगी, पोल से। नॉर्थ पोल साउथ पोल आप सुने हो ना, नॉर्थ पोल साउथ पोल आप सुने हो ना, तो ये पोलर ऑर्बिटिंग मिशन होने वाला है और इसको लॉन्च किया है और ये क्रू के साथ भेजे हैं, मतलब कि एस्ट्रोनॉट्स इसमें गए हुए हैं। ठीक है, 4 एस्ट्रोनॉट्स इसमें गए हुए हैं। 31 मार्च को लॉन्च किया गया है, लॉन्च कॉम्प्लेक्स 39A कैनेडी स्पेस सेंटर फ्लोरिडा से। स्पेस एक्स क्रू ड्रैगन फाल्कन 9 रॉकेट पर ही गए हैं और देखो ये एक्चुअली में ना पोलर टाइप से होगा। ठीक है, पोलर टाइप से ये चक्कर लगाएगा, जैसे अपना पीएसएलवी करता है ना। पीएसएलवी क्या है? वो पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल है। तो वो जो सैटेलाइट लॉन्च करता है वो पोलर टू पोलर चलता है, और जीएसएलवी जो होता है वो जियो सिंक्रोनस में जाता है, यानी वो इस प्रकार से ऑर्बिट लगाता है पृथ्वी का। ठीक है, जियो सिंक्रोनस टाइप से। तो ये भी पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल टाइप का ही है इनका जो लॉन्च किया गया है। ये पोलर रूप में चक्कर लगाने के लिए गया है। फ्रेम 2 नाम है, नाम याद रखना। कुल मिलाकर के 3 से 5 दिन की मिशन की अवधि होने वाली है और ये लोग 430 किलोमीटर की ऊंचाई पर जाएंगे। ठीक है, 90 डिग्री ध्रुवीय कक्षपण। मानव अंतरिक्ष अनुसंधान को आगे बढ़ाने के लिए गए हैं। 22 वैज्ञानिक प्रयोग किए जाएंगे। तो पहली बार एक्सरे परीक्षण होगा और माइक्रो ग्रेविटी के मशरूम उगाने का भी अध्ययन यहाँ पर किया जाएगा। अब ये सब मिशन कर रहे हैं क्यों? क्योंकि इनका उद्देश्य है कि अगले 2 सालों में मंगल मिशन शुरू करना, मार्स मिशन शुरू करना। आपको याद होगा स्पेस एक्स का टारगेट था कि वो मंगल पर कॉलोनी बसाएंगे। एलन मस्क ने अनाउंसमेंट किया था कुछ महीनों पहले, मैंने आपको बताया था। तो उसी के तहत वो कहे थे कि अगले 2 साल में पहला मॉड्यूल भी लॉन्च कर देंगे मार्स के लिए। उसके बाद धीरे धीरे कई सारे ऐसे मिशन करेंगे और उसके बाद आगे चल करके मंगल ग्रह पर वो आदमियों को भेजना शुरू कर देंगे। ठीक है ना, एस्ट्रोनॉट को भेजना शुरू कर देंगे। तो इसी प्रकार से इनका चलेगा। तो लेकिन इसी में ये समझ लो उसी सब का एक हिस्सा है। और एक और ज़रूरी बात, देखो मार्च की ई बुक आ गई है और जैसा कि मैं आपको हर महीना देता हूँ कि जैसे ही बुक लॉन्च होगी, ई बुक लॉन्च होगी, तो पहले 2 दिन आपको आधे दाम पर दी जाएगी, जिससे जो रेगुलर स्टूडेंट है, जो रेगुलर देखते हैं वीडियो, उनको 10 रुपये में ये ई बुक मिल पाए। तो शुरुआत है आज से। आज और कल आपको ये ई बुक 10 में मिलेगी, उसके बाद से इसका प्राइस बढ़ जाएगा। तो आप जा करके एमजेटी ऐप पर ले सकते हो। मंथली मैगजीन आती है, आप सबको पता है, 350 क्वेश्चन पूरे महीने भर का चैप्टर वाइज डिटेल कंटेंट रहता है। बहुत सारी एक्स्ट्रा चीज़ें भी ऐड की गई रहती हैं, क्वेश्चन ऑफ द डे भी ऐड किया गया रहता है जो मैं पूछता हूँ बीच बीच से। इसके अलावा और भी बहुत सारी स्टैटिक जानकारियाँ, राज्यों वाला जो मैप होता है, रिवीजन पेज होता है, ये सब इसमें इंक्लूडेड रहता है। ठीक है, बाकायदे प्रोफेशनल तरीके से। तो आप जाकर उसे ले सकते हो। बाकी ऑफर चल रहा है नवरात्रि वाला भी, तो उसके तहत आप लोग ये ब्रह्मास्त्र ई बुक वगैरह भी ले सकते हो। मात्र 50 रुपये में आप अभी ले सकते हो। और वन लाइनर भी आप प्राप्त कर सकते हो मात्र 25 रुपये में। ये सारे ई बुक्स आपको कहाँ पर मिलेंगी? एमजेटी ऐप पर मिलेंगी, है ना। और प्रोसेस मैंने इस वीडियो की पीडीएफ में डाल दिया है, आप टेलीग्राम से पढ़ लेना, या फिर आप सिंपली एमजेटी ऐप पर जाकर बेस्ट ई बुक सेक्शन में जाना, वहाँ पर स्टेप बाय स्टेप आपको बताया गया है। चलिए अगला क्वेश्चन। पीएम मोदी कहां पर आयोजित 6वें बिम्स्टेक शिखर सम्मेलन में भाग लिए? तो 6वां बिम्स्टेक शिखर सम्मेलन कहाँ हुआ है भाई? ये थाईलैंड में हुआ है, बिम्स्टेक शिखर सम्मेलन, है ना। बिम्स्टेक आप जानते हो, बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव मल्टी सेक्टरल एंड टेक्निकल एंड इकोनॉमिक कोऑपरेशन। ठीक है ना। तो बे ऑफ बंगाल के आसपास, यानी बंगाल की खाड़ी के आसपास जो देश हैं, उनका एक संगठन है। टोटल 7 देशों का संगठन है। इसमें आपका पड़ जाएगा भारत, बांग्लादेश, श्रीलंका, म्यांमार, थाईलैंड, नेपाल और भूटान। इनके बीच में समिट होता है। इस बार समिट ये हो रहा है थाईलैंड में। ठीक है, थाईलैंड के बैंकॉक में। तो 3 और 4 अप्रैल को यहाँ पर पीएम मोदी गए हुए हैं हिस्सा लेने। इस बार की थीम रखी गई है प्रॉस्पेरस, रिसाइलेंट एंड ओपन बिम्स्टेक। थीम पूछी जा सकती है और 1-2 एग्जाम में पूछा भी गया है बिम्स्टेक, क्योंकि देखो बिम्स्टेक जो है ना, ये हम लोग का ग्रुप वाला है। ये है समिट हम लोग का ग्रुप, मतलब कि भारत, अखंड भारत का कह सकते हो एक प्रकार से। आप देखो इसमें पाकिस्तान को अगर छोड़ दें, पाकिस्तान भी हो सकता है आ जाए अच्छी बात रहेगी। बाकी सब अखंड भारत के ही हिस्सा है लगभग, है ना। थाईलैंड भी कभी हुआ करता था। तो ये सब जो है ना, अ, अपने आसपास के भारत के पड़ोसी देशों का नेतृत्व दिखाते हैं, इसीलिए यहाँ से क्वेश्चन ज़्यादा पूछे जाने के चांसेस होते हैं। तो याद रखना। और क्योंकि ये एक सेगमेंट भी होता है, आप सिलेबस जब पढ़ोगे, सिलेबस में होता है ना कि इंडिया
करंट अफेयर फॉर इंडिया एंड नेबरिंग कंट्रीज करके होता है, मतलब भारत और उसके पड़ोसी देशों से आसपास की जुड़ी घटनाएं, ये सिलेबस में लिख कर देता है एग्जामिनर, इसी वजह से ये ज़्यादा पूछा जाता है। चलिए अगला। खैर, और बिम्स्टेक की अगर बात करें तो हेडक्वार्टर इसका कहाँ पर है, ढाका में है, स्थापना 1997 में हुई थी। ये दोनों भाई पॉइंट याद रखना। अगला, ये कुछ और सम्मेलन है, जैसे राष्ट्रीय पर्यावरण सम्मेलन अभी नई दिल्ली में हुआ, वैश्विक खुफिया और सुरक्षा प्रमुखों का नई दिल्ली में हुआ था, एनएसएस का, 10वां रायसीना डायलॉग नई दिल्ली में, जल स्थिरता सम्मेलन नई दिल्ली में, विश्व सतत विकास शिखर सम्मेलन नई दिल्ली में, भुगतान सुरक्षा शिखर सम्मेलन, पेमेंट वाला याद रखना कि भैया पैसा वाले कहाँ रहते हैं, मुंबई में, तो पेमेंट वाला ये सिस्टम ये मुंबई में हुआ, बाकी सब आपको नई दिल्ली में ही दिखेगा। इसके अलावा ग्लोबल इन्वेस्टर समिट, ये तो इन्वेस्टर है तो सभी राज्यों में होता है, कोई मतलब नहीं है। सोल लीडर्स समिट, ये भी नई दिल्ली में, ठीक है ना, बाकी सब नई दिल्ली ही है ना। अगला, सेना कमांडरों का सम्मेलन कहाँ शुरू हुआ, तो सेना कमांडरों का सम्मेलन भी हुआ नई दिल्ली में। भारत में जो भी कमांडर हैं, आर्मी कमांडर्स हैं, उनका एक समिट हुआ रक्षा मंत्री की नेतृत्व में या कहीं इनकी अध्यक्षता में। रक्षा मंत्री जी चाह रहे हैं एक बड़ा परिवर्तन, और आपने देखा भी बजट में भी अनाउंस किया गया था। इसके अलावा सेना प्रमुख ने भी अनाउंस किया कि इस बार जो है, इस साल जो है, सेना में बहुत बड़े परिवर्तन किए जाएंगे। परिवर्तन मतलब कि अपग्रेडेशन, ठीक है, सेना के लिए ये ईयर डेडिकेटेड होगा। क्यों? क्योंकि अभी हम लोग काफ़ी ज़्यादा पीछे हैं वर्तमान में चुनौतियों को देखते हुए। टू फ्रंट वार, और तो बांग्लादेश भी थोड़ा थोड़ा अपना रंग दिखा रहा है, तो थ्री फ्रंट वार हो गया है। तो ऐसे में इंडिया को और ज़्यादा मजबूत होने की ज़रूरत है, और भारत इसलिए यहाँ पर तरह तरह की समिट्स करके, एयर कमांडर का या फिर और भी ऐसे एनएसएस वगैरह का समिट करके इन सभी चिंताओं पर बात कर रहा है। देखो आजकल ट्रेंडिंग नहीं बन पा रही, नहीं बना पा रहा हूँ, वैसे तो चीज़ें बहुत चीज़ें हो रही हैं अभी। ये मोहम्मद यूनुस जा करके चाइना में जो जहर उगले हैं, उस पर भी एक टॉपिक देखते हैं, आज दिन में अगर टाइम मिला तो जरूर भी बनाने की कोशिश करूंगा। 1 से 4 अप्रैल 2025 तक ये सम्मेलन आयोजित किया गया नई दिल्ली में, सक्षम और सशक्ति भारत के तहत, इस थीम के तहत, ठीक है जी। अगला, अप्रैल 2025 में किस बैंक के द्वारा वित्त पोषित कार्यक्रम स्माइल शुरू किया गया। स्माइल ये शुरू किया गया है एशियाई विकास बैंक के द्वारा, एडीबी के द्वारा। एशियन डेवलपमेंट बैंक ने स्माइल कार्यक्रम शुरू किया है, और ये भारत के लिए शुरू किया गया है, ठीक है, इंडिया में लॉजिस्टिक इफिशिएंसी को बूस्ट करने के लिए। स्माइल का फुल फॉर्म भी होता है, क्या होता है, स्ट्रेंथेनिंग मल्टी मॉडल एंड इंटीग्रेटेड लॉजिस्टिक इकोसिस्टम, ठीक है। तो व्यापक पहल है जिसका उद्देश्य भारत के लॉजिस्टिक बुनियादी को ढांचे में सुधार करना और वैश्विक मानकों के ग्लोबल स्टैंडर्ड के रूप में लाना। एडीबी से क्या पूछा जा सकता है, एडीबी में साथियों अभी एक देश जुड़ा, इजराइल। याद रखना, इजराइल 69वां देश बना है, 69 देश अब हो गए हैं, 68 जो याद करते थे उसको आप अपग्रेड कर लो। इजराइल 69वां देश है, ठीक है, मैंने आपको कुछ महीने पहले बताया था। मनीला फिलीपींस में इसका हेडक्वार्टर है। मसातो कांडा ये भी अभी नए अध्यक्ष हैं, इनका भी नाम याद रख लेना, ठीक है। तो दो चीजें चेंज हुई हैं इसमें, इसे याद रखना। 66 में स्थापना हुई थी, ठीक है। चलिए अगला, किस राज्य के मुख्यमंत्री के द्वारा जीरो पावर्टी P4 पहल शुरू की गई। जीरो पावर्टी P4 पहल, इसको शुरू किया है अभी हाल ही में आंध्र प्रदेश की सरकार ने। आंध्र प्रदेश के सीएम जो हैं उन्होंने चंद्रबाबू नायडू ने लॉन्च किया P4 इनिशिएटिव टू इरेडिकेट पॉवर्टी बाय 2029। हमने कहा 2029 तक भाई गरीबी मुक्त कर देंगे आंध्र प्रदेश को, ठीक है। तो P4 का मतलब है 4 PPP, ठीक है ना, 4 बार P, पब्लिक प्राइवेट पीपुल्स पार्टनरशिप। तो अब इसमें ये तो आप जानते थे कि पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप, ये तीन तो आप जानते थे। ट्रिपल पी मॉडल, कई बार मैंने आपको बताया है कि जब प्राइवेट सेक्टर और पब्लिक सेक्टर दोनों इकट्ठा होकर काम करते हैं तो वो होता है ट्रिपल पी मॉडल, यानी पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप मॉडल। लेकिन अब इसमें पीपुल को भी उन्होंने जोड़ दिया है कि भाई जनता का भी थोड़ा सा वो बनता है, वो भी थोड़ा सहयोग करेगी किन्हीं मामलों में, और उसके बाद ही ये लोग सुनिश्चित कर पाएंगे कि 2029 तक गरीबी को मुक्त कर दें आंध्र प्रदेश से। तो जीरो पावर्टी P4 स्वर्ण आंध्र 2047 विजन के 10 सिद्धांतों में से एक है। हालांकि जब भी देखा जाता है, जब भी आती है कि स्टेट के सीएम में सबसे रिचेस्ट सीएम की लिस्ट जब आती है, तो उसमें देखने को मिलता है, ये चाहे आंध्र प्रदेश के अभी के हों ये चंद्रबाबू नायडू, चाहे इनसे पहले जो थे, क्या नाम था उनका, YSR जगन मोहन रेड्डी, चाहे वो हों, दोनों ही देखा जाता है सबसे अमीर सीएम की लिस्ट में आते हैं। और अभी तो YSR जगन मोहन रेड्डी का ट्विटर पर कुछ
जो बंगला वंगला है वो भी वायरल हो रहा था, मतलब सी फेसिंग बंगला बनवाएं, इतना वीआईपी की क्या ही बताएं। तो ये लोग जो है अमीर तो हैं ही फिलहाल, अब देखना है कि ये अपने राज्य को कैसे गरीबी मुक्त करते हैं। खैर 13 दिसंबर 2024 को सीएम नायडू ने समृद्ध, स्वस्थ और खुशहाल राज्य के लिए स्वर्ण आंध्र 2047 का विजन भी रखा है। और आंध्र प्रदेश की अगर अगर अभी बात करें, चंद्रबाबू नायडू जो हैं ये तेलुगु देशम पार्टी से हैं, टीडीपी से, ठीक है। और इनसे पहले जो थे वाईएसआर जगनमोहन रेड्डी, वो वाईएसआर कांग्रेस पार्टी से थे। इसके अलावा जस्टिस एस अब्दुल नजीर ये यहाँ के गवर्नर हैं। आंध्र प्रदेश आपको यहाँ दिखेगा। आंध्र प्रदेश से तेलंगाना अलग हुआ था 2014 में। आंध्र प्रदेश में ही लास्ट हाई कोर्ट, मैंने आपको बताया ना 25वां हाई कोर्ट, अमरावती हाई कोर्ट आंध्र प्रदेश में ही है। इसके अलावा लास्ट रेलवे जोन भी यहीं पर है, विशाखापत्तनम है ना, इसका हेडक्वार्टर यहीं पर है। दक्षिण तटीय रेलवे जोन, साउथ कोस्टल रेलवे जोन, उसका हेडक्वार्टर विशाखापत्तनम में है। वो 18वां रेलवे जोन है, आखिरी है सबसे। और ये 25वां हाई कोर्ट है, आखिरी सबसे। खैर, अमरावती राजधानी भी है इसकी। इसके अलावा कुचिपुड़ी, धमाल, मथुरी, दंडरिया ये प्रमुख लोक नृत्य हैं। जिले 26 हैं, विधानसभा में 175 सीटें हैं, लोकसभा में 25 और राज्यसभा में 11 सीट यहाँ से जाती है। किस राज्य सरकार ने अप्रैल 2025 में 4 दिवसीय स्कूल चले हम अभियान शुरू किया है? स्कूल चले हम अभियान, इसको शुरू किया है अभी हाल ही में, किसने? मध्य प्रदेश सरकार ने, ठीक है। मध्य प्रदेश ने स्कूल चले हम शुरू किया, एमपी सीएम ने रीनेम किया है एक्चुअली में। एक सीएम राइज स्कूल चल रहा था प्रोग्राम, उसी को इन्होंने रीनेम किया है, ठीक है। सीएम राइज जो चला करता था, राइज का मतलब हुआ करता था रिस्पेक्ट, इंटीग्रिटी, स्ट्रेंथ एंड एक्सीलेंस। इसी को इन्होंने अपग्रेड करके और नाम बदल करके दूसरे नाम से, मतलब होता नहीं जैसे कंपनियां अपने रीब्रांडिंग करती हैं, ऐसी योजनाओं की भी रीब्रांडिंग की जाती है, जिससे एक बार फिर से वो चर्चे में आ सके, उनका प्रमोशन हो सके, एक बार फिर से चर्चे में आ सके, और उसमें कुछ व्यापक सुधार करके अपने हिसाब से लागू किया जा सके। इसी हिसाब से ये भी किए हुए हैं। नाम रखे हैं महर्षि संदीपन विद्यालय। क्या? महर्षि संदीपनी विद्यालय, सॉरी संदीपनी है, महर्षि संदीपनी विद्यालय कर दिया जाएगा, सीएम राइज स्कूल जो जाना जाता था, ठीक है जी। तो इसको 2023 में पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी ने लॉन्च किया था। अभी ये कृषि मंत्री हैं, है ना, याद रखना। चलिए अगला, तो 1 से 4 अप्रैल तक ये शुरू किया गया। मध्य प्रदेश की बात करें, डॉक्टर मोहन यादव बीजेपी पार्टी से यहाँ के सीएम बन गए हैं। मंगू भाई छगन भाई पटेल यहाँ पर गवर्नर हैं। भोपाल राजधानी है, 55 जिले हैं, 230 विधानसभा में सीटें हैं, 29 लोकसभा में और 11 जाती है राज्यसभा में यहाँ से सीट। मध्य प्रदेश आपको दिखेगा यहाँ पर। और सबसे स्वच्छ सिटी इंदौर यहीं की है। माधव नेशनल पार्क, वन विहार पार्क, पन्ना, पेंच, कान्हा किसली, संजय, ठीक है, कुनो नेशनल पार्क, ये सब यहीं पर है। सबसे ज़्यादा नेशनल पार्क वाला राज्य है, सबसे ज़्यादा टाइगर वाला राज्य है, सबसे ज़्यादा तेंदुआ वाला राज्य है, ठीक है। और इसके बाद असीरगढ़ दर्रा, यहाँ पर मटकी नृत्य बहुत पूछा जाता है, याद रखना। मटकी हुआ, तानसेन नृत्य महोत्सव हुआ, खजुराहो नृत्य महोत्सव हुआ, कर्मा हुआ, तितली हुआ, ये सभी यहाँ मध्य प्रदेश के ही है, ठीक है। साक्य सागर झील है। अगला, किस राज्य में देश का पहला सहकारी विश्वविद्यालय स्थापित करने के उद्देश्य से संसद ने त्रिभुवन सहकारी विश्वविद्यालय विधेयक पारित किया? तो देश का पहला सहकारी विश्वविद्यालय स्थापित करने के लिए त्रिभुवन सहकारी विश्वविद्यालय विधेयक ये लाया गया है गुजरात में। गुजरात में, मतलब गुजरात में स्थापित करने के लिए संसद में लाया गया है, ठीक है ना। तो संसद ने देखिए ये विधेयक पारित कर दिया है कि पहला कोऑपरेटिव यूनिवर्सिटी होगा, सहकारी टाइप का, ठीक है। जैसे सहकारी बैंकें होती है, ऐसे यहाँ कोऑपरेटिव यूनिवर्सिटी होगी, और ये देश की पहली होगी। नाम होगा त्रिभुवन सहकारी विश्वविद्यालय, ये ठीक है। ये विधेयक लाया गया बेसिकली, इस विधेयक के तहत पहला यूनिवर्सिटी गुजरात में खोला जाएगा। फिर चूंकि संसद लाई है, तो हो सकता है और भी कई राज्यों में स्थापित किए जाएं आगे चलकर। तो 1 अप्रैल 2025 को राज्यसभा में ये पारित किया गया। इससे पहले ये 26 मार्च 2025 को पारित किया गया था लोकसभा में। अभी आप देख रहे थे ना, संसद का सेशन चल रहा है, वक्फ बिल पर भी चर्चा हुई, कल वोटिंग हुई, ठीक है। त्रिभुवन सहकारी विश्वविद्यालय केंद्रीय विश्वविद्यालय टाइप का होगा। और केंद्रीय विश्वविद्यालय जो होता है उसका कुलपति कौन होता है भाई? केंद्रीय विश्वविद्यालय के कुलपति होते हैं राष्ट्रपति, ठीक है। और जो राज्य स्तरीय राजकीय जो विश्वविद्यालय होते हैं, उनके कुलपति होते हैं राज्यपाल, ये बात याद रखना, ठीक है। ग्रामीण प्रबंधन संस्थान आनंद का नाम बदल करके, इसमें भी ये नाम बदला गया है, नाम बदलकर त्रिभुवन सहकारी विश्वविद्यालय कर दिया जाएगा। हाल ही में किस राज्य सरकार ने अपने 15 स्थानों के नाम परिवर्तित किए? 15 स्थानों के नाम किसने परिवर्तित किए भाई? उत्तराखंड ने।
उसी राज्य ने जिसने यूसीसी लागू किया, यूनिफॉर्म सिविल कोड, ये लागू करने वाला पहला राज्य बना था। याद होगा आपको, गोवा के बाद दूसरा राज्य जहां पर ये लागू है, लेकिन विधिवत पूरा विधानसभा में बिल वगैरह पेश करके विधि विधान से लागू करने वाला पहला राज्य उत्तराखंड ही है। ठीक है, गोवा में क्योंकि आजादी से पहले से था। खैर, इसने अभी 15 और स्थानों के नाम बदले हैं जो मुगल शासकों के नाम पर थे या उनसे प्रेरित थे। जैसे जैसे औरंगजेबपुर, किसका नाम अब शिवाजी नगर होगा, गाजीवाली आर्य नगर होगा, मियांवाला रामजी वाला होगा, नवाबी रोड अटल मार्ग होगा, सुल्तानपुर पट्टी कौशल्यापुरी होगी, है ना। तो ऐसे ऐसे नाम बदले गए हैं। तो यहाँ पर 4 जिलों में ये जगह पड़ते हैं जिनके नाम परिवर्तित किए गए हैं। अगला, ये पूरे नाम है, लिस्ट है। अगर आपको मतलब आप वहां से रिलेटेड हो या उत्तराखंड स्पेशल की तैयारी करते हो तो फिर आप इसको भी पढ़ सकते हो या नोट डाउन कर सकते हो। आगे, हाल ही में किसको आरबीआई का डिप्टी गवर्नर बनाया गया? चलो भैया, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। डिप्टी गवर्नर, आरबीआई को आपको पता होगा कि आरबीआई में एक गवर्नर होते हैं और उनके नीचे 4 डिप्टी गवर्नर होते हैं। ठीक है ना, 4 डिप्टी गवर्नर होते हैं। डीजी डीजी कर दो। गवर्नर भी चेंज हो चुके हैं, आपको याद होगा अभी संजय मल्होत्रा को नियुक्त किया गया है। और अभी डिप्टी गवर्नर में भी एक चेंजेस हुआ है, एक डिप्टी गवर्नर बनाया गया है पूनम गुप्ता को। पूनम गुप्ता, ठीक है, सोनम गुप्ता नहीं, पूनम गुप्ता। पूनम गुप्ता होंगी आरबीआई की नई डिप्टी गवर्नर। किसकी जगह पर आई हैं? माइकल पात्रा की जगह पर आई हैं। और 2 अप्रैल से इनकी नियुक्ति प्रभावी हो गई है। हो सकता है 3 वर्ष तक, या हो सकता है आगे भी इनका एक्सटेंड किया जाए, या फिर हो सकता है पहले ही बदल जाए, क्योंकि ये आरबीआई के नियमों के अनुसार होता है, मतलब कोई फिक्स नहीं रहता है। तो मिनिमम 3 वर्ष के लिए तो लगभग लगभग कोई मतलब मैक्सिमम चांस रहता है कि 3 वर्ष तक रहेंगी ही। खैर, ये एक प्रतिष्ठित अर्थशास्त्री हैं, नेशनल काउंसिल ऑफ अप्लाइड इकोनॉमिक रिसर्च की महानिदेशक भी रह चुकी हैं। अब 3 और बाकी बचे, 4 मैंने आपको बताया होते हैं ना। तो 3 और में एम राजेश्वर राव हैं, स्वामीनाथन जानकी रमन हैं और टी रविशंकर हैं। 3 ये, 1 ये, 4 हो गई। ठीक है, और गवर्नर में अगर बात करें तो संजय मल्होत्रा 26वें नंबर के हैं, 25वें नंबर के शक्तिकांत दास हैं जो पहुंच गए हैं पीएम मोदी के चीफ सेक्रेटरी बन करके। ठीक है, 1 अप्रैल 1935 को आरबीआई की स्थापना हुई थी। अगला, तो ये और प्रमुख नियुक्तियां हैं जो पिछले दिनों में हुई हैं, आइए रिवाइज कर लेते हैं। निधि तिवारी अभी प्रधानमंत्री की निजी सचिव नियुक्त की गई। ठीक है, इसके अलावा चल्ला श्रीनिवासलू शेट्टी एसबीआई के अध्यक्ष हैं ही, इनको आईबीए का भी अध्यक्ष बना दिया गया। एस के मजूमदार कैनरा बैंक के कार्यकारी निदेशक हैं। जय भट्टाचार्य यूएसए के राष्ट्रीय स्वास्थ्य संस्थान के निदेशक बने हैं। राहुल भवे आईएफसीआई के एमडी सीईओ बने हैं। अजय सेठ को नया वित्त सचिव बनाया गया है। हरीश टंडन को बनाया गया उड़ीसा हाईकोर्ट का नया मुख्य न्यायाधीश। अनुज कुमार सिंह यूपीएससी में संयुक्त सचिव और एन गणपति सुब्रमण्यम टाटा कम्युनिकेशन के चेयरमैन बने हैं। साथियों, अगर वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक कर दिया करो, और चैनल पर अगर नए आए हो तो ऐसे क्वालिटी कंटेंट पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब और शेयर जरूर किया करो। थैंक यू सो मच। बात करते हैं हम लोग लास्ट डे के क्वेश्चंस की। कल मैंने आपसे पूछा था कि सीनियर एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप के 21वें संस्करण में भारत के लिए एकमात्र गोल्ड किसने जीता हुआ है? तो इसको जीता है मनीषा भानवाला ने। आज और दूसरा क्वेश्चन था ग्रीस की राजधानी, वो तो एथेंस होती है। आज आपके लिए क्या क्वेश्चन है? आज आपको बताना है राष्ट्रमंडल राष्ट्रों का महासचिव, इसका कार्यकाल कितना होता है? टाइगर ट्रम्प जो अभ्यास होता है भारत अमेरिका के बीच में, ये पहला संस्करण इसका कब हुआ था? कमेंट करके बताइएगा। थैंक यू सो मच यहाँ तक वीडियो देखने के लिए। मिलूंगा अगली वीडियो में। जाइए ई बुक ऑफर का फायदा उठाइए, मार्च की ई बुक अभी आ गई है, और जिनको कोई भी दिक्कत आती है ऐप से लेने में वो आ करके ई बुक ले सकते हैं व्हाट्सएप करके। ठीक है, बाकी मिलते हैं। कोई भी क्वेरी हो आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा। थैंक यू सो मच। जय हिंद, वंदे मातरम।